हमको पढ़ना है डेरिवेशन, क्लास 11 का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले आप ये समझ लीजिए कि होती क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, देखिए मान लीजिए एक विस्कस लिक्विड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, मतलब इस लिक्विड में विस्कोसिटी है, और यहाँ पे आपने एक बॉल यहाँ से रिलीज की। तो जब बॉल आप रिलीज करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो जैसे ही बॉल अपने वेट mg की वजह से नीचे जाएगी, मतलब लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड से उसके ऊपर एक ऊपर फोर्स लगेगा, बायंसी फोर्स। तो जो बायंसी फोर्स ऊपर लग रहा है वो तो फिक्स है, वो हमेशा उतना ही लगता है जितना लिक्विड के द्वारा, मतलब इस बॉल के द्वारा हटाया गया लिक्विड का वेट होता है, और वो तो हर बार फिक्स होगा। तो ऊपर एक क्या लग रहा है, बायंसी फोर्स। एक फोर्स और लगता है विस्कस फोर्स, जो लिक्विड के लेयर को चीरते हुए बॉल नीचे जा रही है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगता है, जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो विस्कस फोर्स है ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक का लॉ क्या है, स्टोक्स लॉ, जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। अब 6 पाई ईटा आर ये सब तो कांस्टेंट है, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, आर इसकी रेडियस कांस्टेंट है। जो इसकी वेलोसिटी है वो शुरुआत में कितनी है, 0। तो विस्कस फोर्स भी कितना है, 0। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ड्यू टू वेट, वैसे वैसे विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। तो इस फोर्स के बढ़ने से इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो गया, मतलब वेलोसिटी अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पर पहुंच गई। और वो कौन सा केस होगा, जब इसके ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स mg, जो कि इस बॉल का वेट है, और ऊपर लगने वाले दो फोर्स का सम, कौन कौन, बायंसी फोर्स और विस्कस फोर्स, इन दोनों का सम अगर mg के बराबर हो गया, तो अब ये वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। इसी वेलोसिटी का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। इसका एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए mg की वैल्यू 100 है, तो नीचे की फोर्स कितना लगा, 100। बॉल लिक्विड के अंदर गई। अब जो बायंसी फोर्स ऊपर लग रहा है वो मान लीजिए 10 है, तो ऊपर फोर्स लग रहा है 10, नीचे लग रहा है 100, तो नीचे की ओर लगने वाला नेट फोर्स 90 है। अब उस 90 की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इस वेलोसिटी के बढ़ने से विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। तो अगर ये विस्कस फोर्स 90 के बराबर हो जाए तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स भी 100 हो गया, और नीचे 100 है ही, तो नेट फोर्स हो गया कैंसिल, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। तो अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है तो लॉजिक क्या है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो अब उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगे एग्जाम में, जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो आप डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप लिखेंगे व्हेन ए सॉलिड बॉल इज रिलीज्ड इन ए विस्कस लिक्विड, वी सी दैट एट ए सर्टेन टाइम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 0. At that time, the velocity of the ball remains constant always. This constant velocity is called terminal velocity. यानी इसके बाद velocity का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो for terminal velocity, what should be the condition? हम कह सकते हैं कंडीशन ये होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। अब ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, उनका सम, और जो नीचे फोर्स लग रहा है वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ऊपर फोर्स है Fv प्लस Fb, और ये इक्वल होगा mg के। अब देखिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होगा स्टोक्स लॉ से 6 पाई ईटा आर वी, और v की जगह हम लोग लिख देंगे vt, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी। और बायंसी फोर्स होता है हटाए गए लिक्विड का वेट। तो हटाए गए लिक्विड का वेट कैसे निकालेंगे, वेट बराबर मास। पहले मैं mg लिख दे रहा हूं, पहले मैं वेट की जगह क्या लिख दे रहा हूं, m लिक्विड का इंटू g, और ये मास ऑफ द सॉलिड इंटू जी, सही है। तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी बराबर प्लस, अब यहां देखिए लिक्विड का वेट आप कैसे निकालेंगे, जो इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास आ जाएगा, और जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतने पानी तो हटेगा। तो ये जो मास ऑफ द लिक्विड है इसकी जगह आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, और अकॉर्डिंग टू मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी।
ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लिक्विड का जो वॉल्यूम वही होगा जो सॉलिड का है, तो यहाँ पर 6 पाई ईटा आर वी टी ऐसे ही रहेगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड की जगह लिखेंगे आप इस स्फीयर का वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। आर इस स्फीयर की मतलब ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस है आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बोलिए भाई, इंटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम की जगह फिर आप वही लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, बोलो भाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी। अब आपको ये VT वाला टर्म पता करना है, तो बाकी सब टर्म को उधर भेज दीजिए। तो आप उधर भेजेंगे, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा, जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, कॉमन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा रो एस माइनस रो एल, सहमत। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 6 2 से कैंसिल, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 और ये 2 और ये 3 यहाँ आ जाएगा, 9 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, और एक आर भी कैंसिल हो जाएगी ना, तो यहाँ क्या बचेगा 3 ईटा वी टी इज इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर जी और ब्रैकेट में रो एस माइनस रो एल। अब ये VT निकालना है, तो 3 यहाँ आएगा, ये 9 हो गया और ये ईटा भी यहाँ आएगा, तो VT का आपका फॉर्मूला आया 2/9, 3 3 9, 3 3 9, 2/9, ईटा भी अपॉन में आएगा 2/9 ईटा और यहाँ पे आर स्क्वायर जी और ब्रैकेट में रो एस माइनस रो एल। तो ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पहले आप इसके ऊपर एक फोर्स लिखेंगे mg, ये वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ऊपर लगने वाले दो फोर्स, बायनेंसी फोर्स और विस्कस फोर्स का सम भी mg के बराबर हो जाएगा। इस वक्त जो वेलोसिटी होगी उसका नाम होगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपको सीधी से एक लाइन लिखना है, एट इक्विलिब्रियम, क्या एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज 0, और नेट फोर्स 0 करने के लिए जो ऊपर की ओर फोर्स है Fv और mg, यानी Fb और Fv, इसका जो सम है वो mg के इक्वल करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें देखिए स्टोक्स लॉ का रोल आएगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए ठीक क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डेरिवेशन बर्नौली थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता देता हूं। अगर कोई आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा हो और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो, तो इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, in the streamline flow of ideal liquid in a tube, the sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is always constant at each and every cross section of the tube। यानी ये तीनों एनर्जी का जो सम है वो आप चाहे यहां देख लीजिए, चाहे यहाँ किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देख लीजिए, शुरुआत में, लास्ट में या बीच में कहीं भी, तो ये हर बार सेम आएगा। इसको आपको डिराइव करना है और आप कैसे डिराइव करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर। तो देखिए यहां पर जो लिक्विड है उसके ऊपर पीछे से जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, यहां से जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, और मान लीजिए यहां से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है। तो आप ये निकालिए कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है इसने कितना वर्क किया, तो वर्क डन एट क्रॉस सेक्शन 1 इज W1। अब ये वर्क पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। वर्क डन W1 इज इक्वल टू फोर्स F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट x1, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट x1। और आप ये मानेंगे कि ये समय जो है, टाइम जो है वो 1 सेकंड है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो a1 और x1 की जगह v1 इंटू टी, और t की वैल्यू आप लिखेंगे 1, तो ये आएगा p1 a1 v1। ये आपकी क्वेश्चन 1 आ गई, ये वर्क आ गया पॉजिटिव। अब आप यहां देखिए, यहां से जो फोर्स है वो पीछे की ओर लग रहा है और लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे आगे की ओर, तो यहाँ का जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा।
ये वर्क आप सॉल्व करेंगे 1 सेकेंड के लिए, तो फिर से इतना ही आएगा। P1 की जगह हो जाएगा P2, A1 की जगह हो जाएगा A2 और वेलोसिटी V1 की जगह हो जाएगा V2। लेकिन ये वर्क माइनस होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर और लिक्विड फ्लो कर रहा है इधर, तो ये हो जाएगा इतना ही माइनस, तो माइनस P2 A2 V2। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 का पॉजिटिव वर्क और इक्वेशन 2 का नेगेटिव वर्क आप ऐड कर लीजिए, तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा W नेट इक्वल टू, अब दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर एक टर्म आएगा जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये क्या कहता है कि जो A1 V1 है और ये जो A2 V2 है ये इक्वल होता है। अब A1 V1 क्या बताता है? A1 V1 आपको बताता है रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चूंकि ये वॉल्यूम dV by dt है, तो आप वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास अपॉन डेंसिटी। तो आप m बाई रो लिख सकते हैं A1 V1 और A2 V2 की जगह। तो अगर आप इसको यहाँ लिखते हैं तो ये जो नेट वर्क है ये फाइनली आपको मिलेगा P1 A1 V1 की जगह लिखेंगे आप m बाई रो माइनस P2 A2 V2 की जगह आप लिखेंगे m बाई रो। अब m बाई रो दोनों में कॉमन कर लीजिए, तो m बाई रो हो गया कॉमन और यहाँ क्या बचा P1 माइनस P2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई जो कि टोटल वर्क डन है। अब आप ये निकालिए कि इस वाले फेस की जमीन से हाइट कितनी है, मान लीजिए h1, और इस वाले की फेस की यहाँ जमीन से हाइट कितनी है, मान लीजिए इसकी जमीन से हाइट है h2। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो निकालिए। तो आपका स्टेटमेंट है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है कि जो लिक्विड पर किया गया टोटल वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले चेंज के सम के बराबर होता है। तो W नेट आपका आया है m बाई रो ब्रैकेट में P1 माइनस P2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। अब ये माइनस टर्म आप इधर कर दीजिए और ये रो से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां पर ये m है, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, ये mg H2 माइनस mg H1, और m आप सब डिवाइड कर लीजिए, m यहां से कैंसिल हो गया और इस रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो से मल्टीप्लाई होगा रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। इस माइनस टर्म को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 इधर ले आइए P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, देखिए सब में यहाँ अंतर क्या है, यहाँ 1 1 1 है, यहाँ 2 2 2 है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर कांस्टेंट। तो ये आपका बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन हुआ। दोस्तों देखिए हमको एक टॉपिक पढ़ना है कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। अगर हम लोग किसी कैपिलरी को किसी लिक्विड में डिप करते हैं, नॉर्मली दो केस होता है, या तो लिक्विड उसमें थोड़ा सा राइज करके रुकता है या तो वो ड्रॉप करता है। ड्रॉप कहाँ करता है, मरकरी के केस में। यहाँ वाटर के केस में ये राइज करेगा। जैसे आप इस तरह से कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हल्का सा सिप करते हैं, देखिए लिक्विड बहुत तेजी से ऊपर भागता है, वो एक एग्जाम्पल है आपके कैपिलरी राइज का। तो लिक्विड थोड़ा सा इसमें राइज करता है, तो हमको ये पता करना है कि ये राइज एच कितना होगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल और सरफेस टेंशन। तो हमने यहाँ पर ये माना कि जो राइज हुआ है वो लिक्विड एच हाइट तक राइज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो सरफेस टेंशन है और ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है, पहले ये समझ लीजिए।
किसी लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वहां पे आप दो टेंजेंट खींचिए, एक सरफेस पर, एक लिक्विड के कांटेक्ट सरफेस पर, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो कांटेक्ट एंगल होता है थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सरफेस टेंशन एस है तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा एस कॉस थीटा, इधर आएगा एस साइन थीटा। ऐसे ये थीटा यहाँ भी थीटा होगा, इस एस का इधर कंपोनेंट आएगा एस कॉस थीटा, इधर आएगा एस साइन थीटा। तो आप देखेंगे वास्तव में ये ऐसे कर्वेचर है, ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ये ऐसे सर्कुलर दिखाई देगा। तो इसके हर पार्ट पर मैंने यहाँ बना दिया है, जैसे ये देखिए, तो ऊपर की ओर जो लगने वाले फोर्स हैं एस कॉस थीटा, ये इसको लिक्विड को ऊपर खींचते हैं, और जो इधर साइड वाइज फोर्स है एस साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर जाने का कारण केवल इतना है एस कॉस थीटा। अब अगर मैं इसकी रेडियस को r मान लूं तो इसका सरकमफेरेंस आएगा 2 पाई r आएगा। अब देखिए ये जो s cos थीटा है ये क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लंबाई पर लगने वाला फोर्स कितना है s cos थीटा। सरफेस टेंशन की डिफिनेशन क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो जो s cos थीटा है ये फोर्स है यूनिट लेंथ पर, और ये हमारा पूरा सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई r। तो ऊपर की ओर लगने वाला जो नेट फोर्स है, जो F नेट है ऊपर की ओर अप साइड, और जो F नेट है डाउनवर्ड, वो mg है। अगर दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो मान लीजिए लिक्विड यहाँ राइज करने के बाद रुक गया, इसका मतलब यहाँ पर जो लिक्विड कॉलम ये राइज किया है इसका जो वेट है mg, और जो इसको खींच के ऊपर ले जा रहा है s cos थीटा, वो दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो अब नेट अपवर्ड फोर्स आप कैसे निकालेंगे, s cos थीटा इंटू 2 पाई r, सही। और जो mg है उसकी जगह आपने mg लिख लिया। अब यहां देखिए s cos थीटा इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू mg। अब मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसका आप वॉल्यूम लिख लीजिए v, डेंसिटी मान लीजिए रो, और g तो ये है ही। अब वॉल्यूम निकालेंगे, देखिए ये एक यहां से यहां तक एक सिलेंडर बना, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो ये पाई r स्क्वायर h हो गया, डेंसिटी क्या हो गई रो, और इंटू g। और यहां देखिए s cos थीटा इंटू 2 पाई r, तो पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहां क्या बचा 2s cos थीटा, 2 बचेगा ना, 2s cos थीटा इज इक्वल टू पाई कैंसिल हो गया, r बचा है, तो यहां पर r h रो g। तो यहां से आप h सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos थीटा 2s cos थीटा अपॉन रो g r। तो ये आपका हाइट का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो स्मॉल r है और ये cos थीटा है, ये आपस में इसके फ्री सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है। जैसे जो इसके सरफेस की फ्री सरफेस की जो रेडियस है, इसको अगर आप पूरा करेंगे तो एक बड़ा सा स्फीयर बनेगा, उसकी जो रेडियस है वो अगर कैपिटल R माने, और इस कैपिलरी की जो ट्यूब है इसकी रेडियस स्मॉल r माने, तो स्मॉल r कैपिटल R इंटू कॉस थीटा होता है। यानी अगर आप कैपिटल R में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल r। तो अगर आप r की वैल्यू कैपिटल R cos थीटा यहाँ लिखते हैं, कैपिटल R cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर h का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h बराबर 2s, और मतलब r बाई cos थीटा की वैल्यू कैपिटल R होती है, तो ये क्या हो जाएगा 2s अपॉन रो g कैपिटल R। ठीक है, तो ये कैपिटल R के टर्म में है और ये स्मॉल r के टर्म। देखिए यहाँ पर एक आपके यहाँ सरफेस टेंशन में एक फिक्स क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस r है, इसको n ड्रॉप्स में तोड़ा गया और सबकी साइज सेम है, सबकी रेडियस स्मॉल r है, और ऐसी कितनी ड्रॉप है, n ड्रॉप है। अब आपसे कहा जाएगा इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, मतलब ए फाइनल, पूरी फाइनल ड्रॉप्स जितनी है उन सबका सरफेस एरिया माइनस ए इनिशियल, इसका एरिया। तो इसमें आपको काम सिर्फ इतना करना है कि आपको किसी तरह से फाइनल एरिया निकालना है, क्योंकि इनिशियल तो आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर। अब फाइनल एरिया निकालने के लिए आपको ये रेडियस स्मॉल r पता करनी पड़ेगी, कैपिटल R के टर्म में कितनी होगी। तो इसी स्टेप को समझ लीजिए वो क्या है। देखिए एक टर्म है कि जितना ये पानी है उतना ही तो वो सब भी होगा, तो आपको क्या कंजर्व करना है, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम आप लिखेंगे पहली वाली ड्रॉप का 4/3 पाई r क्यूब बराबर, और इन सब का वॉल्यूम बराबर है, तो
तो और कितनी ड्रॉप है n, तो n इंटू एक स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा r क्यूब इज इक्वल टू n स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ से अगर आप स्मॉल r क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा r क्यूब बाई n, r क्यूब बाई n, और यहाँ से स्मॉल r सॉल्व करेंगे तो आएगा r अपॉन n रेज टू पावर 1/3। तो ये आपकी बाद वाली रेडियस आ गई। अब आपका फाइनल एरिया भी आ जाएगा। कितनी ड्रॉप्स हैं n, एक ड्रॉप का एरिया कितना है 4πr²। तो टोटल जो फाइनल एरिया होगा वो कितना होगा n इंटू एक एरिया ऑफ 1, तो n इंटू एरिया ऑफ 1 निकालेंगे तो 4πr²। अब r ये है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू 4π इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा r² अपॉन n रेज टू पावर 2/3। अब ये n की पावर 2/3, यहाँ पे n की पावर 1, तो 1 में से 2/3 माइनस कीजिए तो कितना आया 4πr² इंटू n की पावर 1/3। अब आप ये वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपका वर्क डन कितना आया सरफेस टेंशन S। फाइनल एरिया आपने सॉल्व किया है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो बेसिकली आपने फाइनल एरिया ही तो सॉल्व किया, और इनिशियल एरिया तो आपको पता ही था 4πr²। अब ये 4πr² आप कॉमन कर लीजिए, तो S और यहाँ से 4πr² कॉमन कर लीजिए, क्या बचा S इंटू 4πr², और यहाँ पे क्या बचा n की पावर 1/3 माइनस 1। तो ये आपका वर्क डन आया। अब एक चीज इसमें सुन लीजिए, अगर ये सोप बबल होती तो उसमें लेयर होती है डबल। जैसे लिक्विड ड्रॉप में तो लिक्विड के अंदर मतलब जो ड्रॉप है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन अगर ये सोप बबल होती तो उसमें लेयर डबल होती है। जैसे यहाँ पर भी एयर है ना, तो यहाँ पर भी ये सरफेस ये वाला गिना जाता है और ये भी एयर के कांटेक्ट में है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो हम लोग कितना लेते हैं 8πr²। तो जहां जहां आंसर आ रहा है 4πr², 4πr², इन सब की जगह क्या होता 8πr², और आपका फाइनल आंसर क्या होता है S इंटू 4πr² की जगह 8πr² और n की पावर 1/3 माइनस 1। एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि ये n की पावर 1/3 है, तो नॉर्मली आपको हमेशा जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिलेंगी वो ऐसी मिलेंगी जिनका क्यूब रूट यानी घनमूल निकल जाए। जैसे आपको 8 मिलेगा, n की वैल्यू 8 मिलेगी, तो 8 यानी 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। 27 मिलेगा तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3। ऐसे ही 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4। तो आपको क्यूब रूट जिसका निकल जाए, जैसे 1000 है, 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10। तो ऐसा नंबर मिलेगा कि उसका क्यूब रूट आसानी से निकल जाए। तो आपको क्या करना है, देखिए S सरफेस टेंशन आपको दिया रहेगा 4πr², जो पहली वाली ड्रॉप या स्फीयर है उसकी आपको रेडियस दी रहेगी, और n नंबर ऑफ ड्रॉप्स दिया रहेगा उसकी पावर 1/3 माइनस 1। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे जब एक नंबर में आए, और अगर आपसे पूछे कि बड़े 3 नंबर 5 नंबर में, तो आपको ये पूरा ऐसे प्रोसेस सॉल्व करके ये यहाँ तक डिराइव करना है। दोस्तों देखिए, एक टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है। ये क्या कहता है कि किसी गैस के एक एटम या मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है, एनर्जी एसोसिएटेड विद वन एटम और मॉलिक्यूल फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी किसी एटम या मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से जुड़ी हुई जो काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी होती है वो ½ kT होती है। यानी पूरे एटम की एनर्जी की बात नहीं हो रही है, पूरे एटम की एनर्जी की बात नहीं हो रही है, एटम के डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात हो रही है। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एनर्जी होती है एक एटम के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से, वो सब के लिए ½ kT होती है। तो मान लीजिए बात हो रही है एक एटम की, मान लीजिए बात हो रही है एक एटम की, और आपको ये पता है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लीजिए F है। तो एक एटम की टोटल जो एनर्जी होगी वो कितनी आप लिखेंगे,
तो चूंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से जुड़ी हुई एनर्जी हाफ kT है, तो इसमें F से मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इंटू हाफ kT, यानी आप 1/2 F kT लिख सकते हैं। यहाँ पर जो K है, वहां पर जो K है ये क्या है, K यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, ये बात समझ में आई। अब सुनिए, मान लीजिए ये जो एटम है, ये एक एटम की बात ना करके वो आपसे 1 मोल की बात करे, तो 1 मोल एटम में, 1 मोल में कितने एटम होंगे, आवागाद्रो नंबर के बराबर n0 ना, तो इस n0 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसकी जो एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, हाफ KFT इंटू n0। और मान लीजिए आपसे वो 1 मोल ना कह के n मोल बोले, n मोल, तो n मोल के लिए क्या करेंगे आप, नंबर, भाई 1 मोल में अगर n0 मॉलिक्यूल है तो n मोल में n से गुणा हो जाएगा, तो इस टर्म में n से गुणा हो जाएगा, हाफ KFT इंटू n0 इंटू n। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए वो आपसे पूछे कि भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है ये बता दो, तो अगर देखिए मोनोटॉमिक गैस है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूं। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए मोनो, डाया और पॉली के लिए। तो मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक के लिए होती है 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीटॉमिक के लिए 5 भी होती है और 6 भी होती है। 5 कब होती है, जब वो लीनियर शेप का हो, और लीनियर शेप कब होगा, जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो। और उसका एग्जांपल है एक आपका CO2 और एक आपका एसिटिलीन। ठीक, इन सब के लिए वो पॉलीटॉमिक होने के बाद भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 5 लेना है, और अगर पॉलीटॉमिक गैस ना होके, मतलब लीनियर शेप ना हो कि कोई और टेट्राहेड्रल शेप हो या कोई और शेप हो, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 6 लेना है। तो मोटा मोटा आप इतना याद रखिए कि मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटॉमिक की 5 और पॉलीटॉमिक की 6 होती है, अनटिल और अनलेस उसकी हाइब्रिडाइजेशन या लीनियर शेप ना हो। ठीक है, तो ये आप इतना याद रखिए।